नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड के अंदर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और फ्रेंड्स एल्वेलाई के बारे में। तो फ्रेंड्स फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था जो रेस्पिरेटरी ट्रैक था उसके बारे में और ट्रेकिया के बारे में और ब्रोंकाई के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और लंग की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और एल्वेलाई के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको लंग्स के बारे में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये ट्रेकिया है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। ट्रेकिया में ये छल्ले हैं जो कि कार्टिलेजिनस हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो फिफ्थ वर्टिब्रा है वहाँ से ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है और जो ब्रोंकस होते हैं वो लंग्स के अंदर जाते हैं। फ्रेंड्स, लंग्स की स्ट्रक्चर देखते हैं हम। आउटर स्ट्रक्चर है ये, इसकी बाहर से देखते हैं हम तो हमें इसके अंदर जो राइट लोब है उसके अंदर 3 पाली या 3 लोब दिखाई देगी, 1, 2 एंड 3। और जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर हमें 2 पालियाँ दिखाई देगी। अब हम फ्रेंड्स भूल जाते हैं कि लेफ़्ट वाले में 2 होती है, राइट वाले में 3 होती है, ये हमें याद नहीं रहती। तो ये देखो, लेफ़्ट को हम कैसे लिखते हैं, ये 1 और ये 2, ऐसे 2 बार घूमता है एल। तो ऐसे याद कर लो कि जिसमें 2 बार 1 एंड 2 बार मोड़ खाता है तो उसमें 2 होगी, यानी कि लेफ़्ट में कितनी होगी, 2 होगी। अब लेफ़्ट का याद हो गया, राइट में अपने आप ही 3 हो गई। अब फ्रेंड्स, ये जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है, जैसे 2 लोब्स के बीच में डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है उसे हम फिशर बोलते हैं। अब ये फिशर यदि ऐसे मुड़ा हुआ हो तो उसे हम ऑब्लिक फिशर बोलते हैं। तो ये इसके अंदर एक ही फिशर होगा तो 2 लोब्स होगी। और फ्रेंड्स, इसके अंदर देखो 2 फिशर है तो इसके अंदर टोटल 3 लोब्स हैं। अब जो सबसे ऊपर जो लोब होती है फ्रेंड्स उसे हम अपर लोब बोलते हैं। तो ये लेफ़्ट अपर लोब जो ये होगी वो राइट अपर लोब हो गई, ये वाली जो है वो हो गई लेफ़्ट अपर लोब, ये वाली बीच में है तो इसे हम मिडल राइट लोब बोलेंगे। और ये वाली जो लोब है उसे हम राइट लोअर लोब बोलेंगे। यहाँ पे भी एक लोब है फ्रेंड्स, इसे हम क्या लिखेंगे, लेफ़्ट लोअर लोब, ट्रिपल एल। ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक फिशर दिखाई दे रही होगी, ये इसे हम क्या बोलेंगे, ये ऑब्लिक है तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फिशर बोल रहे हैं इसे, तो इसे भी हम बोलेंगे ऑब्लिक फिशर। और ये यहाँ पे जो फिशर दिखाई दे रही है फ्रेंड्स इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल फिशर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आगे देखते हैं लंग की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके बाहर एक फ्रेंड्स पाई जाती है परत, एक लेयर पाई जाती है जो कि इसकी सुरक्षा करने के लिए काम आती है। अब फ्रेंड्स, ये इस लेयर को क्या बोलते हैं, प्लूरल लेयर बोलते हैं। फ्रेंड्स, लंग्स जहाँ पर भी आ जाएगा उसके लिए फ्रेंड्स हम पल्मोनरी या प्लूरल वर्ड का यूज़ करेंगे। तो जो जैसे हम हार्ट के अंदर करते थे, हार्ट के अंदर जो है फ्रेंड्स हम कार्डियक वर्ड का यूज करते थे, वैसे यहाँ पे हम प्लूरल और मेनली पल्मोनरी वर्ड का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो लंग्स होते हैं उनकी जो कैविटी होती उनकी जो लेयर होती है ये हो गए लंग्स। ठीक है। तो इनके बाहर की तरफ जो ये एक लेयर है जो इनकी रक्षा करने का काम करती है, उस लेयर को हम फ्रेंड्स बोलते हैं प्लूरल लेयर। अब ये प्लूरल लेयर होगी ना फ्रेंड्स, ये 2 भागों में बंटेगी। तो इसके कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट। तो ये जो बाहर की तरफ है उसे हम बोलेंगे पैराइटल प्लूरल, और जो अंदर की तरफ है उसे हम बोलेंगे विसरल प्लूरल। तो अंदर की तरफ जो कि लंग्स से कनेक्टेड है, ये अंदर की तरफ लंग्स हैं, ये रे, ये लंग्स है अंदर की तरफ, और ये बाहर की तरफ इसका जो कवच है वो हो गया, जो इसकी रक्षात्मक लेयर है वो हो गई। तो ये अंदर की तरफ जो इस लेयर का पार्ट है उसे विसरल प्लूरल, और बाहर की तरफ है वो हो गई पैराइटल प्लूरल। इन दोनों के बीच में कैविटी पाई जाती है जिसे प्लूरल कैविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है,
प्लूरल कैविटी। और फ्रेंड्स इस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, यानी कि इस लंग्स के अंदर, लंग्स के बाहर की तरफ जो परत होती है उन दोनों परतों के बीच में एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं। उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं फ्रेंड्स प्लूरल फ्लूइड, या फिर इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सीरस फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या करता है फ्रेंड्स, ये फ्लूइड जब ये जो लंग्स होते हैं फ्रेंड्स, ये एक्सटेंट यानी कि जब ये प्रसारित होते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जब इनके अंदर एयर आती है तब ये फूलते हैं, तब ये प्रसारित होते हैं उस वक्त। और जब ये वापस सिकुड़ते हैं, जब हम एयर बाहर छोड़ते हैं तब ये वापस सिकुड़ते हैं, उस वक्त फ्रिक्शन से बचाता है किसको, लंग्स को। तो ये फ्लूइड, इसका क्या काम है, फ्रिक्शन से बचाना, किसको, लंग्स को। ठीक है, एक बात हो गई फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स इसका ले लेते हैं एलएस लेने के बाद हमें क्या दिखाई देगा फ्रेंड्स, जो यहाँ पे ब्रोंकस थी वो ब्रोंकस आगे फ्रेंड्स डिवाइड होगी, आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था। और प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई, और उसके बाद बनी थी फ्रेंड्स टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक फ्रेंड्स कार्टिलेजिनस पाई जा रही थी, जो सी शेप्ड जो डिस्क थी वो पाई जा रही थी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। तो वहाँ पर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हो गई। उसके बाद ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हुई, और उसके बाद फ्रेंड्स ये एल्वोलाई सेक, एल्वोलाई डक्ट, और उसके बाद एट्री के बाद फ्रेंड्स ये बनी थी एल्वोलाई। तो फ्रेंड्स जो सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसकी, वो होती है एल्वोलाई। तो मैं उसको यहाँ पे आपको बड़ा करके बताता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स थी क्या, बाहर की तरफ जो ये ट्रेकिया थी ये डिवाइड हुई, एंड में टर्मिनल ब्रोंकियाई बनी। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल बनी। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद बनी क्या फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे और डिवाइड होगी फ्रेंड्स, और उसके बाद बनेगी ये एल्वुलर डक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स ये और डिवाइड होगी, और ये क्या बनेगी, अभी मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के बता दूंगा, मैं आपको रफली बता रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे एक और इसका डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको दो बार समझ में आ जाए। तो ये एल्वुलर डक्ट आगे क्या बनाएगी, एल्वुलर सेक, एल्वुलर सक एट्री के अंदर। उसके बाद ये आगे, उसके बाद फ्रेंड्स ये आगे एल्वोलाई के अंदर डिवाइड होगी। तो फ्रेंड्स एंड में जो एल्वोलाई होगी वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी हमें। और जो ये एल्वोलाई होती है फ्रेंड्स, ये लंग्स की फंक्शनल एंड जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग होती है। कौन, एल्वोलाई। तो इस एल्वोलाई की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं कि डिवाइड होकर कब एल्वोलाई बनी, और उसका जब हम एलएस लेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा। उससे पहले फ्रेंड्स आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे देख लेते हैं हम। मैंने अभी आपको बताया कि मैं एल्वोलाई की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ से जो एल्वोलाई है उसे मैंने काटा है, और उसकी ये जो स्ट्रक्चर है वो है। पहले मैं आपको बता दूँ जो ब्रांचेज है, पिछले वीडियो के अंदर मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि जो टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होती है वो आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड होती है, और उसके बाद ये डिवाइड होती है एल्वुलर डक्ट के अंदर। एल्वुलर डक्ट जो है वो आगे एट्रिया के अंदर डिवाइड होते हैं, और एट्रिया जो है वो आगे एयर सैक के अंदर डिवाइड होते हैं, और उसके बाद वहाँ पे एंड में जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो होता है फ्रेंड्स एल्वुलाई। अब फ्रेंड्स जो एल्वुलाई है वो लगभग 300 मिलियन जो लंग्स होते हैं उनमें टोटल जो एल्वुलाई होती है वो 300 मिलियन तक हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स ये पूरे जो लंग्स को है वो घेरे रहती है। तो ये जो लंग्स होते हैं उनके अंदर, पूरे लंग्स के अंदर ये यूं फैली रहती है, यूं फैली रहती है। अब इनका होने का क्या कार्य है फ्रेंड्स, एल्वुलाई होती क्यों है? तो ये फ्रेंड्स आखिर ये जो एल्वुलाई होती है उनकी इतनी ज़्यादा संख्या में होने का ये कारण है कि इससे जो लंग्स हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने के कारण
ये जो ब्लड होता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड के कांटेक्ट में आती है और उससे जो गैसेज एक्सचेंज है वो इजीली हो पाता है फ्रेंड्स। जो CO2 और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है ब्लड के साथ एल्वियोलाई का, वो इजी हो जाता है फ्रेंड्स, इनकी इतनी ज़्यादा संख्या में होने के कारण। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, यहाँ पे जो ये आपको नोच दिखाई दे रही है, ये इसे कार्डियक नोच बोला जाता है। और जो कार्डियक नोच है इसलिए होती है ताकि यहाँ पे जो हार्ट है वो आ सके। मैंने आपको जो हार्ट वाला चैप्टर है वो करा के रखा है, उसके अंदर ये सारी बातें दे रखी है। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई है, इस पर आते हैं वापस। जो एल्वियोलाई है उसे मैं कट करूँगा तो उसकी क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाहर की तरफ फ्रेंड्स एक लेयर होती है जो होती है येलो रंग की, और ये होती है फाइब्रस। और फ्रेंड्स ये येलो फाइब्रस होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू भी होती है। तो इस जो लेयर है जो सबसे बाहर की तरफ है एल्वियोलाई को, उसे बोलते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर। तो यहाँ पे जो ये टिश्यू होते हैं, हम टिश्यू भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स, लेकिन इसके अंदर हम एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे जो लेयर पाई जाती है उन टिश्यूज़ को फ्रेंड्स हम बोलते हैं येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और अंदर की तरफ जो लेयर होती है एल्वियोलाई के, उसे हम बोलते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, SSE, यानी कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। तो यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती है उन्हें हम सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल बोलते हैं। और इन सेल्स में यहाँ पे जो ये टिश्यू वाली लेयर है उनके अंदर एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे हम न्यूमोसाइट बोलते हैं। अब न्यूमोसाइट फर्स्ट बोलते हैं इन्हें। न्यूमोसाइट फर्स्ट का क्या कार्य है? इसके फ्रेंड्स दो कार्य हैं। सबसे पहले तो न्यूमोसाइट सेल्स के अंदर फ्रेंड्स छेद प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इन छेद को माइक्रोपोर बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? माइक्रोपोर। अब ये माइक्रोपोर का क्या कार्य होता है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा न्यूमोसाइट का एक और क्या कार्य है, ये लेसिथिन का स्त्रावण करती है फ्रेंड्स। अब लेसिथिन क्या होती है फ्रेंड्स? ये लेसिथिन का स्त्रावण करेगी, उससे क्या होगा कि ये जो एल्वियोलाई है वो चिपकेगी नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ तक तो क्या थी, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स था वहाँ तक तो सी आकार की जो छल्ले थे, जो हाइलैंड कार्टिलेज के जो छल्ले थे वो प्रेजेंट रहते थे। अब यहाँ पे अंदर की तरफ तो वो सी आकार के छल्ले है नहीं। वो सी आकार के छल्ले क्या काम करते थे? जब हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करते थे तब ये उसको सिकुड़ने से रोकती थी। तो क्योंकि वो अगर सिकुड़ जाती तो चिपक जाती, और चिपकने से क्या होता फ्रेंड्स कि वो वापस खुल नहीं पाती और हमें सांस लेने में तकलीफ होती। अब यहाँ पे वो सी आकार के कार्टिलेज है नहीं, इसके अंदर है क्या? न्यूमोसाइट। ये न्यूमोसाइट लेसिथिन नामक एक पदार्थ का स्त्रावण करेगी। ये लेसिथिन इनको चिपकने से रोकेगी, तो ये आसानी से सिकुड़ पाएगी और फैल पाएगी और जो गैस है इसके अंदर आ जा पाएगी। ये तो हो गया इसका दूसरा कार्य। पहला कार्य क्या है? इसके अंदर माइक्रोपोर प्रेजेंट रहते हैं। इन माइक्रोपोर्स की सहायता से फ्रेंड्स इन दोनों बीच ये दोनों लेयर हैं, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के मध्य एक लेयर और पाई जाती है जिसे कि हम फ्रेंड्स बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और जहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू वर्ड आ जाता है फ्रेंड्स, वहाँ पे बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स है वो पाई जाती है। ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड रहता है। तो ये माइक्रोपोर्स क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे में गैस, जो भी हमारी जो गैस है, जैसे मान लो बाहर से हमने ऑक्सीजन ली, और ये जो माइक्रोपोर्स हैं ये जुड़े रहते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर से। और इस कनेक्टिव टिश्यू वाली लेयर में मान लो CO2 है गैस, तो ये CO2 क्या होगी, इन माइक्रोपोर्स की सहायता से यहाँ पे आ जाएगी। और ये ऑक्सीजन है वो माइक्रोपोर्स की सहायता से कहाँ पे चले जाएगी, इन ब्लड वेसल्स के अंदर। यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे चली जाएगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो न्यूमोसाइट है ये दो कार्य करती है। पहला, इनके अंदर माइक्रोपोर होते हैं, इन माइक्रोपोर्स की सहायता से ये गैस एक्सचेंज कर सकती है ब्लड वेसल्स के साथ। दूसरा, ये क्या स्त्रावित करती है, लेसिथिन नामक पदार्थ स्त्रावित करती है। ये लेसिथिन क्या करता है, एल्वियोलाई को चिपकने से रोकता है फ्रेंड्स।
तो ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर हो गई एल्वियोलाई की, और मैंने अभी आपको पढ़ा दिया जो लंग्स है उसकी स्ट्रक्चर। इसके अलावा फ्रेंड्स जो एक और बात बता दूं आपको कि जो लंग्स होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की मसल नहीं पाई जाती, इसलिए जो मानव का जो लंग होता है फ्रेंड्स वो खुद रिलैक्स और खुद मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। इसके लिए इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती है जो कि रिब्स के साथ जुड़ी रहती है, और उनके फैलने से और सिकुड़ने से ये जो लंग्स है हमारा वो फैलता है और सिकुड़ता है। अब फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो ये लंग है वो फ्रेंड्स थोरेसिक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। अब थोरेसिक कैविटी कौन सी वाली होती है? जो डायाफ्राम है उसके ऊपर वाला पार्ट है वो थोरेसिक पार्ट कहलाता है, और उस थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? लंग। डायाफ्राम के नीचे वाला पार्ट एब्डोमेन कहलाता है। डायाफ्राम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो होता है फ्रेंड्स हमारे शरीर के मध्य भाग में प्रेजेंट रहता है, और ये डोम शेप होते हैं, कुछ यूं ऊपर की तरफ फूला हुआ रहता है। जब हम बाहर अंदर श्वास लेते हैं मतलब इंस्पिरेशन करते हैं उस वक्त ये डोम शेप जो ऊपर की तरफ है उसके कारण थोड़ी जगह कम है, तो जब हम अंदर श्वास लेते हैं तो ये डोम शेप यूं नीचे की तरफ हो जाता है। जैसे अभी यूं है तो ये यूं हो जाते हैं नीचे की तरफ, उससे ये एरिया काफ़ी बढ़ गया। एरिया बढ़ने के कारण वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने के कारण अंदर ज़्यादा हवा आ पाएगी, और वापस जब हम एक्सपीरेशन करते हैं, जब वायु बाहर छोड़ते हैं तभी वापस यूं हो जाता है और वायु बाहर छोड़ने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स ये था लंग्स के बारे में, एल्वियोलाई के बारे में, और उनकी लंग्स की जो लोब्स होती हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में, किस प्रकार जो मनुष्य है वो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन करता है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और अगली वीडियो में हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे जो वॉल्यूम्स होते हैं रेस्पिरेशन के वो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और यदि कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो फ्रेंड्स उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।